मैं श्वेता दासरी आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से हमारी ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली तासिका में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने कक्षा पाँचवीं के लिए व्याकरण अंतर्गत संज्ञा यह घटक लेकर फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। तो देखिए बच्चों, पिछली तासिका में हमने संज्ञा यह घटक सीखना शुरू किया था, तो हमने थोड़ा भाग संज्ञा का देखा है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, तो चलिए बताइए संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। यह 5 संज्ञा के प्रकार है। तो इसमें से हमने अब तक 3 संज्ञा के भेद पढ़े हैं। कौन से हैं? चलिए थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए संज्ञा, सबसे पहले हमने क्या सीखा? संज्ञा। संज्ञा की क्या व्याख्या है, फिर से हम दोहराएंगे एक बार। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण है राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली। इसके बाद हमने देखा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समुदायवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। तो इसमें से हमने पहले 3 भेदों का अभ्यास पिछली तासिका में किया था। तो पहला संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह मैंने आपको सिखाया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से हमें विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का हमें बोध होता है, उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, रमेश किसी विशेष लड़के का नाम है, दिल्ली विशेष स्थान का नाम है, आगरा विशेष शहर का नाम है, आम विशेष फल का नाम है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता यानी ये विशेष व्यक्ति है, उनका नाम है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं? नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम। तो इस प्रकार हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा सीखा। उसके आगे देखिए दूसरा संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी विशेष जाति का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द जो होता है वह हमें किसी विशेष जाति का बोध कराता है। उस शब्द को पढ़ते ही हमें उस जाति का बोध हो जाता है। जैसे कि देखिए बच्चे यानी सारे बच्चों का बोध होता है यहाँ पे। पुस्तक, सारे पुस्तकों का बोध होता है। पशु, सारे पशुओं का बोध होता है। फूल, जितने भी प्रकार के फूल होते हैं उतने सभी प्रकार के फूलों की जाति का यहाँ पे बोध होता है। यहाँ पे हमने उदाहरण भी देखा था, मुझे फल पसंद है, मुझे केला पसंद है। पहले वाक्य में फल जो है वह क्या था? जातिवाचक संज्ञा शब्द था, जिससे हमें फलों की जाति का बोध हुआ। लेकिन वहीं दूसरे वाक्य में केला यह शब्द हमने प्रयोग किया, तो वहाँ पे केला इस शब्द से हमें सिर्फ केला एक विशिष्ट फल का नाम पता चला, उस विशिष्ट फल के नाम का बोध हुआ। तो इस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा देखा।
तीसरा भेद, संज्ञा का तीसरा भेद हमने देखा, भाववाचक संज्ञा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द है वह हमें भाव बताते हैं, यानी कि मन के भाव प्रकट करते हैं। हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं वह जिन शब्दों से प्रकट होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें किसी के गुण दोष पता चलते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द से किसी की दशा पता चलती है, या किसी के मन में क्या भाव चल रहे हैं वह जिस शब्द से प्रकट होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपको यह सविस्तर से बताया था, मिठास यानी मीठापन। मिठास, जिस चीज़ में मिठास होती है, मिठास इस शब्द से हम उसका गुण पता करते हैं। यानी कि जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यह इसमें मीठी बात की गई है, या फिर मीठा इस गुण के बारे में बताया गया है, इस स्वाद के बारे में बताया गया है, तो उस शब्द से हमें उसके भाव पता चलते हैं। उसके बाद देखिए, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा, इस तरह इन सभी शब्दों से हमारे भाव व्यक्त होते हैं। वीरता यानी साहस, ईमानदारी मालूम ही आपको, प्रॉम्प्टनेस, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा। तो बचपन और बुढ़ापा ये जो है वह दशा, स्थिति, व्यक्ति की जो दशा होती है, व्यक्ति कौन सी स्थिति में है या कौन सी दशा में है, यह इन शब्दों से पता चलता है। उसके बाद वीरता और ईमानदारी, खुशी, दुख, खुशी और दुख यह जो है यह भाव है। वीरता और ईमानदारी यह गुण है। मिठास, कड़वाहट यह भी गुण होते हैं। जैसे जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति में कुछ अच्छे और कुछ बुरे, यानी कुछ गुण अच्छे होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। वह हमें जिस शब्द से पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। वैसे ही व्यक्ति में मिठास भी होती है और कड़वाहट भी होती है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे संज्ञा का जो चौथा भेद है, समूहवाचक संज्ञा। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूह यानी कि क्या? समूह यानी दो या दो से अधिक लोगों का एकत्रित होना, यानी दो या दो से अधिक लोग, दो से अधिक प्राणी या फिर वस्तु जहाँ पे एकत्रित संगठित की जाती है वहाँ पे समूह बनता है। तो समूहवाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, देखते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिस शब्द को हम पढ़ते हैं, यानी जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें यह बोध होता है कि यहाँ पे समूह है या फिर यहाँ पे समूह बनाया जा रहा है या यहाँ पे लोग संगठित हुए हैं, तो उसे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, झुंड, सभा, सेना आदि। यह जो उदाहरण में मैंने शब्द दिए हैं, यह देखिए बहुत अच्छे उदाहरण के तौर पे बहुत ही अच्छे शब्द हमने लिए हैं कि जिससे हमें तुरंत पता चलेगा कि समूहवाचक शब्द किसे कहते हैं। जैसे देखिए, झुंड, ज़्यादातर झुंड किनका होता है? प्राणियों का, बराबर। प्राणी झुंड में रहते हैं। आप एनिमल प्लैनेट या फिर डिस्कवरी देखते होंगे तो वहाँ पे आप शुद्ध हिंदी में सुनते होंगे प्राणियों का झुंड, प्राणी झुंड में रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के वाक्य आपने सुने होंगे। हाँ, तो देखिए
प्राणी जो होते हैं, यानी कि दो से अधिकतर प्राणी जब एकत्रित आते हैं या फिर संगठित होते हैं तो वहाँ पे उनका झुंड बनता है। तो झुंड इस शब्द से हमें पता चलता है कि वहाँ पे समूह बनाया गया है। तो यह है समूहवाचक शब्द है। यह वहाँ पे हमें बताता है या बोध कराता है कि यहाँ पे एक समूह बनाया गया है। सभा यानी जहाँ पे दो से अधिकतर व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशेष कारण के लिए एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं और वहाँ पे कुछ सभा चल रही है। तो इस शब्द को सुनते ही हमें बोध होता है कि यहाँ पे समूह बनाया गया है। यह शब्द जो है वह समूहवाचक शब्द है। उसके बाद सेना एक सैनिक से बनती है? नहीं, वहाँ पे अनेक सैनिकों का समूह होता है, संगठन होता है। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं। बहुत सारे सैनिकों को संगठित करके ही सेना बनाई जाती है और सेना समूह में लड़ती है। तो देखिए बच्चों, आप रोज स्कूल आते हैं, स्कूल में आते हैं, कोई वैन से आता है, कोई रिक्शा से आता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं रिक्शा में या फिर वैन में होते हैं ना। तो वहाँ पे भी आप समूह में होते हैं, अकेले होते हैं क्या? नहीं। जब आप अपने पिता के साथ या माता के साथ आपकी खुद के वाहन पर आएंगे तब वहाँ पे आप अकेले होंगे, लेकिन जब आप सारे बच्चों के साथ स्कूल बस में आएंगे तब वहाँ पे भी आप सब बच्चों का समूह होगा। जब आप स्कूल में आते हैं तब आप कहाँ आते हैं? क्लास में आते हैं, कक्षा में आते हैं। क्या आप ग्राउंड पर बैठते हैं, मैदान पर बैठते हैं? नहीं, आप कक्षा में आकर बैठते हैं। और कक्षा में जब सब बच्चे एकत्रित आकर बैठते हैं तब वह कक्षा बनती है। यानी कि कक्षा यह भी एक समूहवाचक शब्द है। यहाँ पे जहाँ पे सारे बच्चे एकत्रित संगठित होकर बैठते हैं, तो यह भी समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। यानी कि जहाँ पे हमें दो या दो से अधिकतर व्यक्तियों का या प्राणियों का समूह है यह पता चलता है, यह जिस शब्द से पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। आया समझ में बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो है हमारा भेद वह है संज्ञा का सबसे आखिरी भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये संज्ञा शब्द हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। यानी कि ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वह हमें किसी द्रव्य या किसी तत्व के बारे में बताते हैं। तत्व यानी धातु। हाँ, तो देखिए नीचे आपको उदाहरण दिया गया है, लोहा, सोना, पानी, दूध और घी। तो देखिए लोहा, सोना यह क्या है? तत्व यानी धातु है। हाँ, इसके अंतर्गत चांदी, तांबा, पीतल ऐसे बहुत सारे और तत्व आते हैं। और यह जो है तत्व, इनको द्रव्य रूप में ढालकर ही कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, इसलिए इनका समावेश द्रव्यवाचक पदार्थों में होता है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में आता है। क्योंकि देखिए लोहा या सोना, चांदी, जब भी इन वस्तु आप यह जो चीज़ें मतलब लोहा, सोना, चांदी, इनकी जो चीज़ें बनाई जाती है आप देखते हैं। हाँ, आप लड़कियों को देखते हैं, लड़कियाँ जो होती है या औरतें जो होती है वह सोने के गहने पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, चांदी की पायल पहनती है, सोने की अंगूठी पहनती है, वैसे चांदी की अंगूठी भी होती है। हाँ, तो इस प्रकार के जो आभूषण होते हैं सोने चांदी से बनाए हुए वह औरतें या लड़कियां परिधान करती है। उसी प्रकार देखिए लोहा जो होता है, लोहा धातु, तो इस धातु से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। हाँ, बनाई जाती है उसको पिघलाकर, वह भी आप देखते हैं। तो इस शब्द से हमें पता चलता है कि यह जो है क्यों द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि इनको पिघला कर ही, इनको द्रव्य अवस्था में ढाल कर ही वस्तुएं बनाई जाती है।
तो उसके बाद देखिए पानी, दूध, घी। अमित दूध पी, तो इसमें दूध, यह जो शब्द है हमें तुरंत पता चल जाएगा सुनने से कि यह जो शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। पानी, घी, यह भी जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। यानी कि जिस शब्द को हम पढ़ेंगे या जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि इसमें किसी तत्व का उल्लेख किया गया है या फिर किसी द्रव्य का उल्लेख किया गया है, तो तभी वह शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। तो देखिए बच्चों, हमने जो हमारे 5 भेद थे संज्ञा के, वह सविस्तर से, पूर्णता से हमने पढ़े हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए हमने हमारा आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, यह भी भेद अभी यहाँ पे पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, संज्ञा की परिभाषा देखेंगे और संज्ञा के कितने भेद हैं वो देखेंगे। संज्ञा यानी कि नाम, संज्ञा यानी नाम, नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली, यह इसके उदाहरण है। अभी आगे देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के बराबर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। बराबर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या देखा? यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होता है वह हमें किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या किसी प्राणी का बोध कराता है। यहाँ पे वस्तु इस शब्द का समावेश हमने किया है, उसके अंतर्गत इसमें पशु, पक्षी, प्राणी, फल, फूल, इन सभी का समावेश होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण, रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी, यह जो है यह विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। यानी इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यह किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष प्राणी का या किसी विशेष वस्तु का या फल का नाम है। चलिए दूसरा आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे हमें यह जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है वह हमें किसी जाति का पता, किसी जाति का बोध कराता है, या यह शब्द को सुनते ही हमें उस जाति का पता चलता है। जैसे पुस्तक, पशु, फूल आदि, यह जो शब्द होते हैं इनको पढ़ने के बाद हमें इनकी पूरी जाति का ज्ञान होता है। बराबर? हाँ। तो देखिए अगला जो आगे जो है हमने सीखा, तीसरा भेद जो है भाववाचक संज्ञा शब्द। हमने संज्ञा का तीसरा भेद देखा, भाववाचक संज्ञा शब्द। तो देखिए जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भाव के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे किसी के गुण दोष बताए गए हैं, या फिर किसी की दशा अवस्था बताई गई है, या फिर उसके मन में कौन से भाव चल रहे हैं, यह हमें जिस शब्द को पढ़ने के बाद पता चलते हैं उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे मन के जो भाव होते हैं वह प्रकट होते हैं विविध शब्दों से या विविध रूपों से। तो उन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तब हमें वहाँ पे ज्ञान होता है कि यहाँ पे भाव प्रकट हुआ है।
फिर चाहे देखिए वो कौन सा भी भाव हो, जैसे कि देखिए मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन और बुढ़ापा। यह जो है यह इसमें हमें सारे गुण, दोष, दशा, अवस्था या उनके मन में जो भाव चल रहे हैं वह व्यक्त होते हैं। मिठास, कड़वाहट, वीरता और ईमानदारी यह गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर होने वाले या किसी भी व्यक्ति प्राणी के अंदर होने वाले यह गुण है। उसके बाद देखिए खुशी और दुख, यह भी भाव है, मन का भाव है। खुशी, दुख यह जो है वह मन का भाव है, इसके जरिए ही व्यक्ति अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। उसके बाद देखिए अंत में बचपन और बुढ़ापा, यह जो होती है बचपन और बुढ़ापा यह अवस्थाएं होती है। हर व्यक्ति को इन अवस्थाओं से होकर ही जाना पड़ता है। तो यह बचपन यानी जीवन की शुरुआत की अवस्था होती है, दशा होती है, और बुढ़ापा जीवन की अंतिम दशा होती है। तो यहाँ पे हमें भाव क्या होता है ये समझ में आया ना सबको समझ में? गुड। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा का जो चौथा प्रकार था जो हमने सीखा वो कौन सा था? समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या सीखा? तो इस समूहवाचक संज्ञा में इन शब्दों से हमें समूह का ज्ञान होता है, यानी कि समूह का बोध होता है कि यहाँ पे एक समूह है या समूह संगठित हो रहा है, समूह बनाया गया है, यह हमें यहाँ पे बोध होता है। इस समूहवाचक संज्ञा शब्द से हमें समूह का बोध होता है, जैसे कि झुंड, सभा, सेना आदि। यानी कि यह जो शब्द बताए गए हैं इससे हमें यहाँ पे समूह का बोध हुआ ना? हाँ, झुंड जहाँ पे दो या दो से अधिकतर प्राणियों को एकत्रित किया जाता है या वह संगठित होते हैं तो उसे समूह कहते हैं। उसके बाद सभा यानी कि जहाँ पे व्यक्तियों का संगठन होता है या व्यक्तियों का समूह निर्माण होता है। सेना जहाँ पे अधिकतर सैनिक होते हैं, यानी कि जहाँ पे सैनिकों को संगठित किया जाता है तब जाके सेना बनती है। जहाँ पे एक से दो से अधिक सैनिकों का समावेश होता है वहाँ पे सेना बनती। तो इसी प्रकार भी किसी भी समूह को बनाने के लिए वहाँ दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो आया समझ में आपको समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आगे देखिए, अंतिम जो था हमारा भेद, यानी कि संज्ञा का जो अंतिम भेद था वो था द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व का ज्ञान कराती है, किसी द्रव्य या तत्व का बोध कराती है या हमें उसके बारे में बताती है। जैसे कि लोहा, सोना, तांबा, पीतल, चांदी, ये जो है ये सब तत्व यानी धातु के उदाहरण है। उसके बाद पानी, दूध, घी आदि ये जो है यह द्रव्य पदार्थों के उदाहरण है। यानी जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यह शब्द तत्व है या फिर द्रव्य पदार्थ है या हमें उसका बोध होता है वहाँ पे, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने संज्ञा यह घटक पूरी तरह से पढ़ लिया है, पूरी तरह सीख लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पाठ कितना समझ में आया यह देखने के लिए मैं तो कुछ उदाहरण लेना चाहूँगी। देखिए, पढ़िए प्रश्न पहला, उचित संज्ञा भेद पहचानिए। यानी कि यहाँ पे हमें 5 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमें संज्ञा के भेद पहचानने हैं। यानी हमने अभी संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा के भेद पढ़े हैं, तो उसके अंतर्गत हमें यह भेद पहचानने हैं। तो चलिए देखिए, पहला वाक्य मैं पढ़ती हूँ, ताजमहल आगरा में है। यहाँ पे मैंने ताजमहल और आगरा इन दो शब्दों को रेखांकित किया है। क्यों? तो चलिए अभी आप बताइए कि ये दो संज्ञा शब्द है इसलिए मैंने इन्हें रेखांकित किया है, तो ये इनका भेद कौन सा है? संज्ञा के भेद बताइए मुझे। तो चलिए देखते हैं हम। ताजमहल आगरा में है, यह जो है
यह दो संज्ञा शब्द है, लेकिन इनके भेद कौन से हैं? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इनका जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ताजमहल एक ही है। जब हम ताजमहल एक विशिष्ट वस्तु का नाम है, यानी कि वास्तु का नाम है। ताजमहल जो है वह विशिष्ट वास्तु का नाम है। आगरा जो है वो विशिष्ट शहर का नाम है कि वहाँ पर ही वह बसा हुआ है। इसलिए यह जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अभी बच्चे फिल्म देख रहे हैं, हमारा दूसरा वाक्य बच्चे फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने बच्चे और फिल्म इन दो शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया है, इन दो शब्दों को रेखांकित किया है। क्यों? देखिए यह दो जो है वह संज्ञा शब्द है, लेकिन इनके भेद कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। बच्चे और फिल्म, यहाँ पे ना ही फिल्म का नाम बताया गया है कि कौन सी फिल्म है, और ना ही यहाँ पे किसी विशिष्ट बच्चे का नाम लिया गया है। सिर्फ बच्चे ऐसा है, यानी कि यहाँ पे बच्चों की जाति का उल्लेख किया गया है। और फिल्म यानी कि उसमें सारे फिल्म आते हैं, नाम तो दिया गया है नहीं। तो इसलिए ये दो जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अभी हमारा तीसरा वाक्य देखेंगे हम। सबसे प्रेम से बोलो, सबसे प्रेम से बोलो। यहाँ पे प्रेम इस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी कि इस शब्द को रेखांकित किया गया है। यह संज्ञा शब्द है। प्रेम यह जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है, लेकिन इसका भेद हमें बताना है अभी। प्रेम यह एक भाव है, यह एक मन का जो भाव है वह इस शब्द से प्रकट होता है। तो ये क्या हुआ बच्चों? कौन सा भेद हुआ? यह भाववाचक संज्ञा शब्द हुआ। क्योंकि इसमें यहाँ पे मन का भाव प्रकट हुआ है, इसलिए यह जो संज्ञा शब्द है वह भाववाचक संज्ञा शब्द है। अभी देखिए हमारा चौथा वाक्य देखते हैं। तुम दूध पियो, तुम दूध पियो। दूध इस शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी कि दूध यह कौन सा शब्द है? हमने पढ़ा था अभी ही। दूध यह कौन सा शब्द है? इससे हमें क्या पता चलता है कि यह यहाँ पे एक द्रव्य का उल्लेख किया गया है। दूध यह द्रव्य पदार्थ है, तो यहाँ पे द्रव्य का उल्लेख किया गया है। इसलिए दूध यह जो शब्द है वह क्या आएगा? द्रव्यवाचक शब्द। दूध क्या आएगा? द्रव्यवाचक शब्द, क्योंकि यहाँ पे दूध इस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ द्रव्य पदार्थ का नाम आया है, इसलिए यह द्रव्यवाचक शब्द कहलाएगा। अभी देखिए हमारा अंतिम वाक्य जो है वो ध्यान से पढ़िए। सेना ने जंग लड़ी, यानी कि सेना यह जो शब्द है यह शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन कौन सा भेद है इसका? क्या समझ में आता है? सेना इस शब्द को सुनते ही हमें यह प्रतीत होता है कि यहाँ पे सैनिकों का समूह है, बहुत सारे सैनिक संगठित हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा भेद आएगा? समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा। हाँ, तो यह जो है वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा शब्द है। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो संज्ञा घटक है यह समाप्त होता है। तो घर पे एक बार फिर से संज्ञा घटक पढ़िए। धन्यवाद।